यूपीएससी बहुत ऐसा नहीं था कि शुरू से बहुत सोचा हुआ था, लेकिन एक टाइम के बाद जब जाना इसके बारे में, सेकेंड अटेम्प्ट लास्ट ईयर था, उसमें 312 रैंक आई थी और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ज्वाइन किया था और इस बार ये 28 है। तो उसके बावजूद भी इंटर में पहुंच गई, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि मेरे अंदर वो रॉ मटेरियल है शायद, जो एक सिविल सर्विस प्रिपरेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ यूपीएससी सीएससी 2020 के जो रिजल्ट आए हैं उनमें 28वीं जो रैंक है प्राप्त करने वाली दिव्या मैम है। तो आज हम इनसे इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि इनका जो यूपीएससी का सफ़र था वो कैसा रहा, क्या इनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर रहे, क्या अप एंड डाउन्स आए, तो सारी बातें इनसे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है यूपीएससी जैसी परीक्षा में 28वीं रैंक हासिल की है। थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और यूपीएससी के फील्ड में जो है आप आई तो कितने साल हो गए आपको, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? Okay. तो मैं बेसिकली कानपुर से हूँ और मैं बीटेक हूँ, वो मैंने कानपुर से ही किया है और उसके बाद फिर मैंने 3 साल जॉब की है ट्राइडेंट ग्रुप में। ये कंपनी बेसिकली पंजाब बेस्ड है, इनकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मध्य प्रदेश में भी हैं। कंपनी को रन करते हैं पद्म श्री राजेंद्र गुप्ता जी, ट्राइडेंट ग्रुप। वहाँ पे मैं एज ए फील्ड जॉब में थी, ऑपरेशंस मैनेजर थी। तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा जो मुझे लगता है कि अपने सिविल सर्विस की तैयारी में भी काफ़ी उसने मदद की है। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं जो किसी न किसी जॉब में हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत आसान है और आप अपनी जो जॉब है उसके एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करिए अपनी प्रिपरेशन में। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी किया हुआ है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एरिया में आईआईएम लखनऊ से और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट 2018 में दिया था, इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन 4 नंबर से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। और फिर सेकेंड अटैम्प्ट लास्ट ईयर था, उसमें 312 रैंक आई थी और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ज्वाइन किया था और इस बार ये 28 है। जैसा कि आपने बताया कि आपका 3rd अटैम्प्ट था और यूपीएससी की तैयारी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा संघर्ष भरी रहती है, तो ऐसे में 3 साल 4 साल लगभग आपको यहाँ इस तैयारी के दौरान हो गए। तो आपका जो मोटिवेशनल फैक्टर, कई बार आपको लगता है अप एंड डाउन आते हैं, तो आपका जो मोटिवेशनल फैक्टर था वो कहाँ से आया? कैसे आपने सोचा कि मेरे को जो है यूपीएससी ही करना चाहिए? यूपीएससी बहुत ऐसा नहीं था कि शुरू से बहुत सोचा हुआ था, लेकिन एक टाइम के बाद जब जाना इसके बारे में, तो आपको तो पता ही होगा कि यूपीएससी में एक बार आप जानने लगते हैं तो आप जानने लगते हैं और ज़्यादा, और एक बार जब आप एंटर करते हैं तो वो जो फोर्सेस है यूपीएससी के, वो ऐसे आपके ऊपर आपकी हर चीज़ को इन्फॉर्म करने लगते हैं। तो वो एक ओवरवेलमिंग सा हो जाता है, सिलेबस, कंटेंट एंड हर चीज़ हम उसी तरह से देखने लगते हैं। GS 1 2 3 4 जो भी अगल बगल हो रहा है, न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, जो कंट्री में चल रहा है, इंटरनेशनली चल रहा है, तो इट्स आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस बट इट्स अ सिस्टम। हम उसमें एक बंद से जाते हैं, ये इस तरह का रास्ता है यूपीएससी का। लेकिन जो ओवरऑल मोटिवेशन है, एक्चुअली हुआ क्या, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इंटरव्यू तक मैं पहुंच गई और मेरी प्रिपरेशन उस समय बहुत सारे पार्ट सिलेबस के थे जो मैंने तैयार नहीं किए। तो मुझे लगता है कि जो भी जिस स्टेज तक पहुंच पाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, अगर फाइनल सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं तो भी वो अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करना चाहिए कि हम ऑलरेडी इतना कर चुके हैं, थोड़ी सी जर्नी और बाकी है, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ओवरऑल सर देखिए, पॉजिटिव इकोसिस्टम चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, बस यही सब है। अच्छा, एक चीज़ जो हम लगभग सभी लोगों से पूछते हैं, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जिस समय आपका जो रिजल्ट आया, जिस समय आप जो रिजल्ट के बारे में आपको मालूम पड़ा कि आपकी जो रैंक है वो इतनी अच्छी रैंक आई है, तो आपका क्या रिएक्शन था और सबसे पहले जो है आपने किसको बताया और उनका क्या रिएक्शन था? मैंने जब रैंक सुनी तो सबसे पहली जो फीलिंग आई थी वो थी कामनेस, शांति एकदम से। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बताया, मैंने अपने भाई को बताया, वो लेफ्टिनेंट है इंडियन आर्मी में और वो भी काफ़ी इंगेज रहा है मेरे साथ मेरी प्रिपरेशन में। और फाइनली मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला कि चलिए मेरी जर्नी कंप्लीट हुई, अब आगे जाने के लिए आगे मेहनत करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैम, जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने जो है इतनी अच्छी रैंक हासिल की, तो इसके लिए आपने क्या क्या जो बुक लिस्ट थी वो फॉलो की, क्या क्या जो मटेरियल थे वो आपने फॉलो की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपको जो भी आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं वो आपके लिए एक एंकर की तरह काम करता है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए।
इसके अलावा बेसिक बुक्स हैं सर, देखिए हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, गोचेंग लियोंग है, सारी एनसीईआरटीज़ हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ऐसे विजन का मटेरियल आता है, वाजीराम का आता है। अब ये सब सारी कोचिंग्स हैं, इनको ऑलरेडी बहुत सारा तो फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है, तो ऑनलाइन ये सब मिल जाता है। इसके अलावा जो डायनामिक टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गए, जो कि उसका कुछ पार्ट स्टैटिक रहता है, कुछ पार्ट वेरिएबल रहता है। तो स्टैटिक आप कहीं से भी कवर कर लीजिए, वेरिएबल के लिए भी इनफैक्ट आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, नहीं तो वेरिएबल के लिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो करिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन है एक तरह से स्टैटिक और वेरिएबल का, और अपडेट रखते रहने का। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा स्पेशली कि जो अभी जैसे हालिया प्रीलिम्स आने वाला है और प्रीलिम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो स्पेशली जो लोग अभी प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहते हैं उनको जो है क्या स्ट्रेटजी जो है फॉलो करना चाहिए? आपके जो कोई आप जो उन्हें सजेशंस देना चाहेंगे, आपके सजेशंस जो इसमें जो प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए क्या रहने वाले हैं? जो लोग अभी जस्ट प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए तो ये है कि देखिए 10 को है प्रीलिम्स, है ना, 10 अक्टूबर को। तो अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन पहले तो आप बहुत ज़्यादा खुद को बर्डन बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि 2 पेपर होते हैं एक दिन में। आप इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए कि ज़्यादा हम जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आएंगे। आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा कि आप जितने क्वेश्चन करके आएँ वो एटलीस्ट आपके ठीक हो, अदरवाइज़ नेगेटिव मार्किंग है, आपको हर्ट करेगी बाद में मार्क्स में। सीसैट के लिए अगर आपने पेपर ज़्यादा नहीं लगाए हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सीसैट की वजह से नुकसान हो जाता है, तो आप एटलीस्ट 2-3 पेपर तो लगा ही लीजिए इस स्टेज में। तो ये तो वो है जो लोग अभी जा रहे हैं उनके लिए। और बेसिक आप करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर लीजिए। पर जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और शायद अगले साल या उसके बाद देंगे, उनको मैं ये कहूँगी कि आप बेसिक कंटेंट अपना अच्छे से पढ़िए, आप मेंस की अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि क्वेश्चंस एनालिटिकल हो गए हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कई बार फैक्ट्स पता भी नहीं होते प्रीलिम्स में, लेकिन अगर मेंस की एक अंडरस्टैंडिंग है तो उससे प्रीलिम्स में ऑप्शंस के एलिमिनेशन में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से आप करिए, और 2-3 महीने जब लास्ट के आते हैं तब आप रिग्रेसली अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 40 से 50 अगर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा। प्रीलिम्स में जो है टेस्ट सीरीज का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो ऐसे में जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं करते वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, या जो आपकी नज़र में टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए वो कितना रहता है, कि इससे वाकई में कोई हेल्प होती है या नहीं? बिल्कुल रहती है। देखिए टेस्ट सीरीज़ को आप जस्ट टेस्ट सीरीज़ मत समझिए, ये वैसे ही है कि मैथ्स में आपको सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया और आपने एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया और आप सीधे एग्ज़ाम में जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। आपको पता ही नहीं a क्या है, b क्या है और मैं कैसे करूं। तो ऐसे ही ये सिविल सर्विस में भी है, जो वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन पेपर है। सिर्फ जान करके फैक्ट्स को क्वेश्चन वहाँ पे जो आएंगे उस टाइम प्रेशर में सॉल्व कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू परफेक्ट। मैम हमें थोड़ा सा अपने ऑप्शनल के बारे में बताइए, किस तरीके से जो आपने उसको प्रिपेयर किया। जो नए लोग जो हैं वो अगर ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं तो उनको क्या सजेशंस आपके रहने वाले हैं? देखिए ऑप्शनल मेरा फ़िलासफ़ी था और मैंने फ़िलासफ़ी सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है फ़िलासफ़ी में, हमेशा से पढ़ना अच्छा लगता है। हो क्या जाता है कि GS 1, 2, 3, 4 ये अपने आप में इट्स इनॉर्मस सिलेबस, काफ़ी होता है ये, और इससे घबराने की बात नहीं है कि ये काफ़ी होता है, क्योंकि फिर ये आपको हेल्प करता है आपके ऐसे के पेपर में, या आपको अपने इंटरव्यू में हेल्प करता है और आपके प्रीलिम्स में हेल्प करता है। तो इसलिए ऑप्शनल जब लें तो आप ऐसा सब्जेक्ट लें जो आपको इंटरेस्ट जिसमें आता हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि GS से जो थकान होती है पढ़ करके, जब आप ऑप्शनल पढ़ेंगे तो आप पढ़ भी रहे होंगे और आपको इंटरटेनमेंट भी हो रहा होगा। तो आपका ऑप्शनल आपको रिलैक्स करना चाहिए, पहली चीज़ ये है। लेकिन इंटरेस्ट के साथ ये भी ज़रूरी है कि चलिए आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने आया प्रीवियस ईयर UPSC का, या आप आंसर लिख रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं। तो आप ये 2 फैक्टर्स ध्यान रखिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और दूसरा आप डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर में, और इसके बेसिस पे अपनी चॉइस लीजिए। जिन लोगों ने उस ऑप्शनल्स में अच्छा स्कोर किया है उनके इंटरव्यूज़ देखिए, या आप उनको जानते हैं तो आप उनसे मिलिए, आप टीचर्स से मिलिए, कंटेंट एक्सपर्ट्स से मिलिए जो उस ऑप्शनल के हों, ताकि वो बता सकें कि इस ऑप्शनल में ये चैलेंजिंग एरियाज़ हैं। अगर उस ऑप्शनल के चैलेंजिंग एरियाज से भी आप कन्वर्सेंट हो जाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे अभी आपने कहा टॉपर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह देखी, उनकी स्ट्रेटजीज वगैरह देखी, तो ऐसा मतलब कहाँ किस जगह ये अवेलेबल हो जाते हैं, या टेस्ट सीरीज वगैरह, या जो कॉपीज़ होती हैं टॉपर्स की जिनको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हमें डायग्राम पूरा फ्रेम मिल जाता है जहाँ से हम अब जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल हो जाती हैं? वेल देखिए UPSC इकोसिस्टम में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे वेल इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है अपना कंटेंट प्रोवाइड करने की, और बहुत सारे लोग इस कंटेंट की को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। तो
आप उनकी रेस्पेक्ट कीजिए और आप एक बार जाके उनकी वेबसाइट्स में देखिए। फॉर इंस्टेंस GS स्कोर है तो इसमें मनोज सर एथिक्स पढ़ाते हैं, यहाँ पे ऐसे का भी है। पूरा जो UPSC का वो सिलेबस जो ना कि सिर्फ एक्सप्लिसिट है जो UPSC खुद मेंशन करती है, बल्कि जो इम्प्लिसिट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और बच्चों को पता भी नहीं होते कि ये भी हमें पढ़ने हैं, वो आपको यहाँ वेबसाइट में मिल जाएंगे। विजन IAS का बहुत सारा कंटेंट है, उनकी PT 365, मेंस 365, मंथली मैगजीन, वाजीराम का निकलता है, नेक्स्ट IAS का है, मतलब आई कैन गो ऑन काउंटिंग। ये सब क्रेडिबल सोर्सेस हैं, तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आप रिसोर्स एफिशिएंसी लाइए, बहुत सारे रिसोर्स में कहीं आप डूब न जाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने टाइम के साथ और जो आ गया है आप उससे आगे बढ़िए। फिर रिपीट करने का इतना भी फ़ायदा नहीं है स्टार्टिंग में, वेरिएबल में करिए, प्रैक्टिस में रिपीटेशन आप दीजिए, पर सेम को बार बार नहीं। अच्छा मैम, एक चीज़ जो बेसिकली कई सारे लोगों को दुविधा में डालती है वो होती है टाइम टेबल को लेके। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि UPSC में पता नहीं कितने घंटे पढ़ना होता है, 12 से 14 घंटे, कुछ लोग टॉपर्स बताते हैं। तो पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जो है कितने घंटे इसमें जो है पढ़ाई की थी, कब किसको कितने घंटे दिए, जैसे प्रीलिम्स को कितने घंटे, मेंस को कितने घंटे, और आपकी नज़र में जो है कितने घंटे पढ़ना इनफ रहता है, इस संबंध में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था उस साल तो मैं हार्डली 2 घंटे ही शायद पढ़ती थी, क्योंकि मैं कुछ और भी एकेडमिक प्रोग्राम्स में थी तो टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन 2 घंटे में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ टाइम का नहीं है कि 16-17 घंटे। क्या हो जाता है कि एक टाइम के बाद जो नॉलेज बेस है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, तो जो नॉलेज एक्वायर करने का जो टाइम है वो बचता है, आप उसको लगा देते हैं प्रैक्टिस में, उससे आपकी रैंक इम्प्रूव होती है। तो पर जनरली अगर जैसे बिगनर्स हैं, अगर मैं उनसे बात करूं तो मैं उनको ये बोलूँगी कि आप 6 से 7 घंटे पढ़िए। देखिए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़िए। और प्रीलिम्स को अलग से आप मत तैयार करिए, आप मेंस को तैयार करिए, और फिर मेंस के थ्रू आप प्रीलिम्स में जाइए। कुछ क्वेश्चन पेपर लगा लिए, UPSC के खुद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करिए। और जब प्रीलिम्स आने वाला होता है उससे पहले थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेटर का अपना पुश कर दीजिए प्रीलिम्स के लिए, और बाकी आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। और जब इंटरव्यू स्टेज आती है तो उसके लिए फिर उसी हिसाब से अपने ओपिनियंस को शेप अप करना, अपने जजमेंट्स बनाना, और जो क्वालिटीज़ एक सिविल सर्वेंट में चाहिए उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना। अच्छा मैम, इसके अलावा थोड़ा सा चलिए हम मैम का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और जाते जाते एक आखिरी सवाल मैम से पूछते हैं। मैम, जब जैसे हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि जैसे मेरा जब UPSC निकलेगा तो कुछ एक कोर एरियाज़ होते हैं कि मैं अगर IAS बना या IPS बना तो मैं इस सेक्टर में काम करूँगा या इन कोर एरियाज़ पे काम करूँगा। तो मैम कुछ ऐसा आपने भी सोचा होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि किस सेक्टर में या किस एरिया को आप जो है इंपॉर्टेंस देने वाले हैं या देख रहे हैं कि इस एरिया में मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना है। देखिए, मैं नवोदय विद्यालय की छात्रा रही हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय उन्नाव उत्तर प्रदेश से मेरी पूरी कक्षा 6ठी से 12वीं की पढ़ाई हुई है। नवोदय विद्यालय आपको पता ही है कि स्पेशल स्कूल्स होते हैं, रूरल टैलेंटेड चिल्ड्रन के लिए होते हैं, वैल्यू कॉन्शियसनेस, सोशल कॉन्शियसनेस, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। तो एजुकेशन इज़ इन माय हार्ट, आई वांट टू वर्क इन दिस एरिया एंड स्पेशली एजुकेशन ऑफ द रूरल चिल्ड्रन। अभी हमारे पास डिजिटल एजुकेशन है, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू हम उन तक पहुँच सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत तेज़ी से काम कर रही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मेरा एरिया रहेगा जिस पे मैं काम करना चाहूँगी। और बाकी सेकेंड है, इट इज़ अबाउट वुमेन, क्योंकि बहुत लो लेवल है वुमेन का पार्टिसिपेशन का इंडिया में, बढ़ रहा है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी। इसके अलावा जो एल्डरली हैं, बच्चे हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है ओवरऑल, उनके लिए जितना मैक्सिमम ईज़ ऑफ लिविंग कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। और बाकी समस्याएं हैं जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट हो गया और इन्वायरमेंट के से रिलेटेड चीज़ें हो गई, उनको करने की मैं कोशिश करूँगी। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा मैम से जो है बातचीत करके। और मैम से अगर आपके कोई पर्सनल निजी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है डाल सकते हैं, हम उनके जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को जो है आज यहीं समाप्त करते हैं और मैम को बहुत बहुत बधाइयाँ जो उन्होंने इतनी अच्छी रैंक के साथ जो है सिलेक्शन लिया है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।